इंडिया के हमसायों में या महाभारत जिन जिन हमसायों पे अपना अखंड भारत में क्लेम करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, पार्ट ऑफ म्यांमार, ये वो सारे एरिया हैं जो मोदी साहब का महाभारत अपने मुस्तकबिल में अपने बाउंड्री में देखता हुआ आया है। इसमें पाकिस्तान ने तो हमेशा कन्फ्रंट किया उसको, और उसके महाभारत या अखंड भारत के जो ख्वाहिशें थी उनको हमेशा शुरू में दफना दिया है। बांग्लादेश जो उससे कन्फ्रंट नहीं कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था हसीना वाजद के दौर में, अब वो हसीना वाजद के भाग जाने के बाद वो भी नजर आया है कि वो डिफेंस मूड में है। मालदीव ने पिछले साल चाइना के साथ 36 साल का दिफाई पैक्ट करके अपनी डिफेंस का इजहार कर दिया है, जब उसने साथ ही इंडिया को कहा कि अपने ट्रुप्स जो अबाउट 100 के करीब उसके ट्रुप्स स्टेशन थे बड़े अरसे से फॉर एंटी डिजास्टर्स नेचुरल डिजास्टर के चक्कर में सपोर्ट में आए हुए थे, उनको विथड्रॉ कर अपने मुल्क ले जाएं, जो कि इंडिया ले गया है। श्रीलंका डेफिनेटली उसने तामुल और सनहाली की जो जंग लड़ी थी वो इसी एजेंडे के खिलाफ लड़ी थी। अब वो तामिलों के खतरे से बचा हुआ है और अपने आप को री एमर्ज करने की कोशिश कर रहा है, री एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। भूटान एक इंडियन स्टेट है, एक हिंदू स्टेट है, और नेपाल भी एक हिंदू स्टेट है। मेजॉरिटी उनमें हिंदू हैं, बेशक बुद्ध मत भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो मैं आज नेपाल की बात करूंगा। नेपाल इंडिया का वो क्लोजेस्ट फ्रेंड था, उन चंद क्लोजेस्ट फ्रेंड साउथ एशिया में थे जिन्होंने इंडिया के कहने पे 2016 में सार्क की समिट के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हालांकि उनको पाकिस्तान से कोई गिला नहीं था, ना शिकवा था, ना पाकिस्तान को उनके साथ कोई झगड़ा था। सिर्फ इंडिया के कहने पे उसको खुश करने के लिए उन्हें पाकिस्तान में सार्क के समिट में आने से इनकार किया, और उस दिन के बाद से सार्क जो है वो रिडंडेंट बन चुकी है सार्क, और सार्क का कोई इजलास नहीं हुआ। अब नेपाल क्या है? नेपाल मैंने कहा है ना कि बेसिकली एक हिंदू स्टेट है, जो कि हिमालयन स्टेट है, हिमालयन रीजन में आती है और लैंड लॉक्ड है। इसका समंदर से कोई रास्ता नहीं है। इसका एक ही रास्ता है दुनिया से कनेक्टिविटी का था, वो थ्रू इंडिया था, और इंडिया के जरिए से दुनिया से वो ट्रेड भी कर रहा था और सब कुछ कर रहा था। और इसके पास अगर वो ट्रेड भी दुनिया से आती थी, वो बेशक वो खुराक थी, वो तेल था, वो गैस थी, वो दवाइयाँ थीं, वो मशीनरी थी, वो ट्रांसपोर्ट थी, या कोई दिफाई इक्विपमेंट था, तो वो भी थ्रू इंडिया आता था, और वो भी इंडिया की परमिशन से आता था। इसी तरीके से 60 सालों से नेपाल जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी इंडिया से डिक्टेट करके लेता रहा है कि किस मुल्क से कैसे ताल्लुकात रखने हैं। मैंने कहा है ना 2016 का सार्क समिट में उनका रोल क्या था, वो मैंने आपको बता दिया है। और इंडिया ने नेपाल के साथ अपने बॉर्डर में कोई वीज़ा सिस्टम नहीं रखा हुआ था, बल्कि ये ओपन सिस्टम था, ओपन बॉर्डर सिस्टम था नेपाल और इंडिया के दरमियान। इवन नेपाल से लोग मजदूरी करने के लिए भी इंडिया जाते थे और वापस आ जाते थे। और इंडिया वो दिफाई स्ट्रेटजी थी, वेपन थे, इक्विपमेंट थे, वो भी उसको इंडिया की मर्जी से आते, क्योंकि इंडिया इसको फ्यूचर जो चाइना को कंटेन करने की इंडियन स्ट्रेटजी थी फ्यूचर वार के हवाले से, उस हिसाब से वो भूटान को इस अपने फ्यूचर डिप्लॉयमेंट एरिया के तौर पर देख रहा था। नेपाल के अंदर ज़्यादातर प्रो इंडियन है, स्पेशली जो नेपाल कांग्रेस है वो प्रो इंडियन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और ज़्यादातर गवर्नमेंट में रही है वो। दूसरी जो पार्टी है वो जो अभी रिसेंट कोदी शर्मा था प्राइम मिनिस्टर, उसकी पार्टी है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि प्रो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, प्रो चाइनीज है वो। और वो ये समझते थे कि इंडिया की वजह से हम जो है वो ना डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, ना हम अब एज ए नेशन, सॉवरेन नेशन के तौर पर अपने आप को एक्सर्ट कर पा रहे हैं। 2015 में इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नया,
उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने कोई सॉवरेन राइट ऐसे रखे जिसको जो कि इंडिया की मर्जी में उसको सूट नहीं करते थे। तो इंडिया ने क्या किया? बज़ाहिर तो इंडिया ने कुछ नहीं कहा, ना हमला किया, ना उसको मुंह से बोला, खामोशी से जवाब दिया। जवाब क्या था? उसने नेपाल के बॉर्डर में वो जो ट्राइब हैं जो इंडिया और नेपाल के कॉमन बॉर्डर पे हैं, उधर उसने अपने बंदे रखे हुए, उनके ज़रिए से उसने नेपाल का जो बॉर्डर था वो टोटल ब्लॉक करा दिया, रोड ब्लॉक हो गया। कोई 3-4 महीने तक ना कोई तेल का कतरा पास हुआ, ना कोई दवाई की गोली पास ऑन हुई, ना कोई और चीज़ पास ऑन हुई, बल्कि टोटल ब्लॉकेड हो गई। फाइनली बहुत सारी शराइत पे नेपाल को इंडिया से सबमिट करना पड़ा और तब जाकर वो ब्लॉकेड खत्म हुआ। अब जब 2024 पे कोली शर्मा की गवर्नमेंट आई तो पहली दफा उसके पास अख्तियार आया और उसके सामने था 2015 में मेरे साथ, हमारे नेपाल के साथ इंडिया ने क्या किया है कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया, तो उसने हमारे साथ बगैर जंग लड़े हमें दुनिया से बिल्कुल डिस्कार्ड काट दिया बिल्कुल। तो उसने पहली दफा बजाय इंडिया में जाने के, इससे पहले जब भी कोई हुक्मरान बनता था नेपाल का, वो बादशाह था या वो कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर था, वो पहली यात्रा जो है वो इंडिया की किया करते थे। लेकिन कोली शर्मा पहला हुक्मरान है जिसने 2024 में इलेक्शन जीतने के बाद, हालांकि उसकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसके साथ दूसरी पार्टी जो है वो प्रो इंडियन नेपाली कांग्रेस थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो ये था। तो ये पहली विजिट इसने चाइना की। एक इंडिकेशन था कि हमारी जो डायरेक्शन है, हम साउथ की बजाय हम नॉर्थ को देख रहे हैं अब फ्यूचर में। और चाइना के साथ उसने काफ़ी एग्रीमेंट किए और स्पेशली 6 बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कोली शर्मा और चाइना ने किए आपस में। उनमें सबसे बड़ी जो है वो 8 से 8.5 बिलियन डॉलर की एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो हिमालयन पहाड़ों के ऊपर से ट्रेन की पटरी गुजर रही है और नेपाल को अपने ट्रेड के लिए फ्यूचर में इंडियन के सी के बजाय या इंडियन के रोडों के बजाय उस पटड़ी के ज़रिए से वो बांग्लादेश तक, वो मालदीव तक वो सामान पहुंचा के या चाइना तक सामान पहुंचा के फर्दर ट्रेड कर पाएगा। सो ये एक वो है जिसपे ट्रांसफार्म हो रहा है। दूसरा, नेपाल का जो कैपिटल है उसके इर्द गिर्द जो कॉरिडोर रिंग रोड बना रहे हैं, बड़ी ह्यूज किस्म की, बड़ी महंगी, कॉस्टली, उससे भी ट्रेड और खित्ते में डेवलपमेंट में बड़ी एक्सपीडियंसी आएगी। तीसरा, नेपाल का जो साउथ और नॉर्थ का रगेड ट्रेन थी उसके दरमियान एक ऑल वेदर रोड बन रही है, एक्सप्रेस वे टाइप, जो कि चाइना बना रहा है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो चाइना बगैर किसी स्ट्रिंज या कंडीशन अटैच किए नेपाल को दे रहा है और नेपाल को मौका दे रहा है कि वो इकोनॉमिक सांस ले सके बगैर इंडिया की तरफ देखे हुए। ये बहुत बड़ी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है और प्रॉब्ली यही वजह थी कि ये जो रिसेंटली आप जनजी का रेवोल्यूशन कहते हैं, महीना पहले आया है, जिसमें कोली शर्मा की हुकूमत सबसे पहली कैजुअल्टी बनी है और कहते हैं इसके पीछे भी वो नेपाली कांग्रेस है, वो और इंडिया की राह है जिन्होंने ये जनजी को बेसिकली ड्राइव किया है या स्टीयर किया है ताकि कोली शर्मा के ये जो मंसूबे हैं इंडिया चाइना के साथ जो अलायंसेस हैं फ्यूचर के, उनको किसी तरीके से रोका जा सके, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके जो बेनिफिट हैं वो नेपाली अवाम अभी देख रही है। अब जब जनवरी में इलेक्शन होंगे तो नेपालियों ने अपने फवाद को देखना है या वो 70 साल की पिछली गुलामी को जो इंडिया से मिल रही थी उसकी तरफ देखेंगे। तो मैं जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि इन डेवलपमेंट के ज़रिए से, कनेक्टिविटी के ज़रिए से अनकंडीशनल लोन और अनकंडीशनल जो है ट्रेड, ये इसके ज़रिए से चाइना जो है अपने दोस्त खित्ते में बढ़ाता जा रहा है और इंडिया आइसोलेट होता जा रहा है। आप इसे ये कह सकते हैं, इंडिया की आइसोलेशन कह सकते हैं, या फ्यूचर में एक स्टेज आएगी जब इंडिया कंटेन हो रहा होगा और चाइना बजाय खुद आने के इन हमसायों के जरिए से, जिन पे कल तक इंडिया जो है वो आंखें दिखाता था, अब वो इनके जरिए से अपने आप को महसूर समझेगा।